रामस्वरूप वर्मा के विचारों से अगर प्रभावित कर पाया उस दिन मैं अपने पीएचडी को सफल मानूंगा। बाकी तो ठीक है, मैं ये साहित्यिक प्रक्रिया होती है जिसको हमने पूरा किया। इस पीएचडी का मैं थोड़ा सा संक्षेप करता हूँ। संक्षेप में अपनी बातें बताता हूँ कि मैंने वर्मा जी के किस स्वरूप में पीएचडी कंप्लीट किया है। अब सिनॉप्सिस बता दो। जी, वही सिनॉप्सिस ही बताने में चल रहा हूँ। मेरा टॉपिक ही रहा है कि रामस्वरूप वर्मा जीवन और साहित्य, जिसमें मेरा पहला अध्याय रहा है रामस्वरूप वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व। वर्मा जी के व्यक्तित्व पे हमने शोध अध्ययन किया और उनकी कृतियों का संक्षिप्त उसमें विश्लेषण किया पहले अध्याय में। इनके व्यक्तित्व पे अभी सर बता के गए हैं कि इनकी कृतियों में कैसे कैसे उदाहरण दे। वर्मा जी हमेशा अपनी कृतियों में हर एक बात को तर्क के साथ काट दिया है। समझाने का, समाज को समझाने के लिए उन्होंने एक एक बात को समझाने के लिए उन्होंने एक एक उदाहरण बड़ी ही संजीदा से रखने का कोशिश किया है। कैसे वो बताते हैं अपनी कृतियों में। उनकी कृतियों का मैं थोड़ा सा नाम ले रहा हूँ कि उनकी कृतियां हैं मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति राष्ट्र के लिए कलंक क्यों, तो इस एक मानववादी प्रश्नोत्तरी में उन्होंने जैसे मानववाद क्या है, समाजवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, वो सदैव कहा करते थे। उनकी कृतियों में मिलता है मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद में कि हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत नहीं है। कई जगह उनके प्रसंग मिलते हैं कि ब्राह्मण मेरे कई मित्र हुआ, कई ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण थे और मेरे मित्र थे और अच्छे मित्र थे। उनसे मेरी वैचारिक लड़ाई होती थी, व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं हुई। आज भी हमें उनकी उस विचारधारा को सजोने की जरूरत है कि हमें कभी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लेनी है, हमें विचारों की लड़ाई लड़नी है। और इस हिसाब से जैसा कि उनका मेरे पहला अध्याय तो हो गया रामस्वरूप वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व। दूसरे अध्याय में हमने रखा था अर्जक संघ और उसकी स्थापना। अर्जक संघ की स्थापना क्यों, कब और कैसे किया गया। 1 जून 1968 को उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की है। 1969 में उन्होंने अर्जक पत्रिका का विमोचन किया यही लखनऊ से, जिसमें अर्जक संघ में उन्होंने ये व्यवस्थित करने का विचार दिया, सिद्धांत दिया कि कैसे समाज में समता स्थापित किया जा सकता है, समता के सिद्धांत को कैसे स्थापित किया जा सकता है। उनके शोध पे मैंने तीसरा अध्याय रामस्वरूप वर्मा एक समाजवादी चिंतक के रूप में रखा है। रामस्वरूप वर्मा के समग्र विचार का, उनके समग्र साहित्य का जब हमने अध्ययन किया तो मैं ये पाया कि रामस्वरूप वर्मा की दृष्टि जो थी वास्तव में एक समाजवादी थी। आज का समाजवाद, जैसा कि वास्तव में समाजवाद जिस अच्छे स्वस्थ समाजवाद की चर्चा परिकल्पना हमारे बीच होनी चाहिए, वो वास्तव में बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये आज ही नहीं हो गया है, ये जब डॉक्टर लोहिया जी थे उनके समय से ही रामस्वरूप वर्मा को समाजवाद में दूषित भावना या कहें कि समाजवाद का बिगड़ा हुआ स्वरूप आगे बढ़ रहा था, ये उसी समय था डॉक्टर लोहिया जी के समय में। चूंकि लोहिया जी के साथ ये वैचारिक मित्र भी थे, लोहिया जी मानते थे कि ये रामस्वरूप वर्मा हमारे बहुत बड़े वैचारिक मित्र हैं। बावजूद इसके वर्मा जी वैचारिक मित्र होते हुए कई बार होता है कि हम मित्र हो जाते हैं या अपने अग्रजों के दबाव में या सीनियरों के दबाव में अपनी विचारधारा को साइड करते जाते हैं। वर्मा जी ऐसा कभी नहीं किए। उन्होंने तमाम राजनेताओं के साथ रहते हुए काम किया और करते हुए वो बैकफुट पे कभी नहीं गए। अपने वजूदों से, अपने विचार से वो कभी समझौता नहीं किए। उनका मानना था कि समाजवाद को समझाते हैं, बड़े व्यवहारिक तरीके से समाज को विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। समधन आज सभी बराबर हैं। आज मतलब आज के समय में सब बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम विभेद कर पाए। तो क्या समाजवाद, जिसकी परिपाटी तमाम एकाध दो पार्टियां जो हैं चला भी रही हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, या वर्मा जी को खुद समझ में आ गया था कि लोहिया जी जिस समाजवाद को लेकर चल रहे हैं वो स्वस्थ समाजवाद नहीं है, जिसमें उन्होंने अपने समय में रामचरितमानस जैसे मेले के आयोजन कराना, इस समाजवाद नहीं कहता है। समाजवाद
में किसी भी विशेष धर्म को, अगर समाजवादी राज्य या समाजवादी सरकार है वास्तव में पूरे चरितार्थ है, उसमें कहीं किसी तरह के धार्मिक आयोजनों कृत्यों का कोई जिक्र नहीं होता है। इस तरह से वर्मा जी को मैं अपने रिसर्च के दौरान उस अध्याय में पाया कि रामस्वरूप वर्मा कैसे एक अलग लीग तैयार करते हैं और स्वस्थ समाजवाद का राह दिखाते हैं जी, जो इन विसंगतियों से आडंबरों से परे होना चाहिए। मेरे अगले सोच के अगले अध्याय का नाम है रामस्वरूप वर्मा की चिंतन के विविध आयाम। रामस्वरूप वर्मा 4 तरह की क्रांतियों का जिक्र किया करते थे या किए। उन्होंने 4 तरह की क्रांतियों का सिद्धांत दिया। रामस्वरूप वर्मा के जो 4 क्रांतियां की सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। ऐसा नहीं है कि रामस्वरूप वर्मा से पहले ये क्रांतियां नहीं थी, अलग अलग थी। कुछ विद्वान या तो सामाजिक आर्थिक पे काम विचार दिए, कुछ सामाजिक राजनीतिक पे काम दिए, कुछ सांस्कृतिक पे विचार दिए, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जहां तक मैं पाया कि ऐसे इकलौते व्यक्ति हुए जिन्होंने 4 तरह की क्रांतियों का एक साथ विवेचन किया और एक साथ सिद्धांत दिया। उन्होंने माना कि समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब इन 4 क्रांतियों पर व्यवस्थित तरीके से काम हो। जैसा कि सामाजिक क्रांति, अच्छा क्रांति को उन्होंने समझाया, क्रांति कोई हिंसात्मक स्वरूप नहीं है, ये क्रांति विचारों की क्रांति होती है। समाज में जो नियम चले आ रहे हैं, पूर्व परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़ियां चली आ रही हैं, उनका हमें पुनर्मूल्यांकन करने की सुझाव देते हैं, करने का विचार देते हैं रामस्वरूप वर्मा कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका हमें पुनर्मूल्यांकन करना है। यही क्रांति है। क्रांति कोई आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन नहीं है कि हमें हिंसा करना है या तमाम तरह की क्रांति जैसा कि हम मतलब समझते हैं। इस तरह से रामस्वरूप वर्मा की ये विविध चिंतन क्या है। सामाजिक चिंतन में जैसा कि सर बता रहे हैं कि समता, वो 6 प्रकार की समता की बात करते हैं। चलने में बराबरी, उठने में बराबरी, बैठने में बराबरी, खाने में बराबरी और बोलने में बराबरी। इस तरह से उन्होंने 5-6 तरह के समताओं पर विचार करते हैं। जैसा कुछ चलने की बराबरी में रामस्वरूप वर्मा कोट करते हैं रामचरितमानस में, जब ये प्रसंग आता है राम, सीता और लक्ष्मण जी के चलने का, तो वो प्रसंग तो मुझे याद नहीं है, वो दोहा याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस प्रसंग को कि जब राम, सीता और लक्ष्मण के चलने का जो क्रम निर्धारित किया गया है कि राम आगे आगे चलेंगे, लक्ष्मण पीछे चलेंगे, सीता बीच में चलेंगी, और सीता को इतना ख्याल करना है कि वो लक्ष्मण के चले हुए पांव पे पांव नहीं रखती हैं। ये गैर बराबरी है। आज का समय बदल गया है दोस्तों, साथियों, आज का समय बदल गया है। बराबर से बराबरी, चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबके साथ हमें समता के भाव को अपनाना होगा, जो विचार रामस्वरूप वर्मा दे गए थे। बोलने में बराबरी और खाने पीने में बराबरी, बैठने में बराबरी। जैसा कि आज भी तमाम समस्याएं हैं, तमाम जगह में देखने को मिल जाता है कि कोई शिक्षक गया जनगणना करने और पता चला कि वो दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से है, और वो कहीं चारपाई पे, चौकी पे नहीं बैठ सकता है, वहां बैठ के पानी नहीं पी सकता है। ये आज भी विद्यमान है, आज भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। तो बैठने में बराबरी और चलने की बराबरी हमने बता ही दिया रामस्वरूप वर्मा के। अंतिम अध्याय, 4था अध्याय है इनका कि रामस्वरूप वर्मा का कि लेखन दृष्टि, लेखन के उनके विविध आयाम। उन्होंने इस अध्याय के माध्यम से मैंने ये दिखाने का कोशिश किया कि वो कैसे अपने लेखन को तर्क के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से, लोकोक्तियों के उदाहरण से, मुहावरों के उदाहरण से दे करके समाज को समझाने का काम किया, समाज को सचेत करने का काम किया। और इस अच्छा, जैसे कि उदाहरणों में उन्होंने दिया कि जैसे कि वो कहे कि बच्चों, मनुष्य का जो बच्चा है, मनुष्य जो ये जन्म लेता है, इसको हम पोखरों में, तालाब में छोड़ देंगे तो ये तैरेगा नहीं बल्कि डूब जाएगा। लेकिन वही पशु का बच्चा, उसमें जन्मजात बुद्धि का ये प्रकार बताते हैं कि कैसे वो सहजात और जन्मजात बुद्धि पर आता है, और कोई सीख उनमें जन्मजात बुद्धि हो जाती है, तैरने की
उनका ढंग आ जाता है पशुओं के बच्चों में, वो तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे मनुष्य के मस्तिष्क को समझाने की जरूरत है। हमारे बच्चों को अगर हम बचपन से ही वर्मा जी के साहित्य को उनमें समाहित करने की कोशिश करेंगे, सीख देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं रामस्वरूप वर्मा के विचार, उनके सिद्धांत फलित होते दिखाएंगे। और रामस्वरूप वर्मा के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए हमें बचपन से ही अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले बच्चों को ये बचपन से उनके साहित्य से रूबरू कराना पड़ेगा, जिससे वे बच्चे तर्क तार्किक हो, वैज्ञानिक सोच के हों। इस तरह से मैं अपने बात को विराम देना चाहूँगा और ये मेरा रहा शोध विषय का बहुत बहुत धन्यवाद।